Hello everyone. In this video, I am going to discuss about importance of microcracking in hydrothermal type of mineralization. So, यूरेनियम छोड़ के भी बाकी बहुत सारा डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स हाइड्रोथर्मल मिनरलाइजेशन के अंतर्भुक्त हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली यूरेनियम के बारे में राइट नाउ थोड़ा बात कर देते हैं बिकॉज वो रेडॉक्स रिएक्शन के साथ बहुत सेंसिटिव होता है। तो बाकी के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो क्रैक्स क्या है? कोई भी बड़ा फ्रैक्चर सिस्टम या फॉल्ट जोन में क्या होता है, बड़ा स्केल में तो फॉल्ट होता है, लेकिन जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो स्मॉल स्केल में भी दिखा जाता है। इसको एक पिम्पलीज रूल बोला जाता है, एक साइंटिस्ट था पिम्पली बोल के। जो भी चीज फोल्ड हो, फॉल्ट हो, कोई भी जगह पे टेरेन पे स्मॉल स्केल में माइक्रो लेवल में जो चीज दिखते हैं ना, वो कुछ ना कुछ तरीका से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रीजियोनल फैब्रिक, रीजियोनल चीज का रेप्लिका होता है। ठीक है, जब हम लोग आउटक्रॉप लेवल में स्टडी करते हैं कोई भी चीज, स्मॉल आउटक्रॉप में हम लोग डिफरेंट टाइप का डिफॉर्मेशन देखते हैं, एंड बहुत सारा डिफॉर्मेशन को, डिफरेंट जगह का अलग अलग आउटक्रॉप को, पैटर्न को स्टडी करके तो टोटल डिफॉर्मेशन सीक्वेंस बनाता है ना। सो ये बहुत सारा डिफॉर्मेशन मिला के होता है एक टेक्टोनिक्स। ठीक है, सो देखो, जैसे स्पेस बढ़ रहा है वैसा टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इवेंट भी बड़ा हो रहा है। टाइम, स्पेस एंड इवेंट, ये तीनों का कोरिलेशन समझना चाहिए। तो स्मॉल स्केल में जब देख रहे हो, जिसको हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं, वो स्मॉल एरिया स्पेसिफिक बहुत सारा डिफॉर्मेशन को एक जगह पे एक्यूमुलेट करके वो जो पर्टिकुलर इवेंट्स के साथ रिलेटेड रहता है उसको बोला जाता है टेक्टोनिक्स। ठीक है, और बहुत सारा टेक्टोनिक्स लिंक होके जो बड़ा इवेंट को सजेस्ट करता है, बहुत रीजियोनल फेनोमेना को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑरोजेनी। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ इवेंट, ऑल आर रिलेटेड। ऑरोजेनी क्या है? बहुत बड़ा टाइम स्पैन को इंडिकेट करता है ना। जैसे अर्थ का टोटल हिस्ट्री में कितना फॉल्टिंग हुआ, कितना सारा डिफॉर्मेशन इवेंट्स हुआ, फोल्डिंग हुआ, लेकिन ऑरोजेनी कितना है? बहुत ना। आप काउंट कर सकते हो ना। सबसे पहले क्या था? केनोरान ऑरोजेनी, फिर हडसोनियन ऑरोजेनी, फिर ग्रीनविल ऑरोजेनी, जिसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडिया में ईस्टर्न घाट्स ऑरोजेनी बोलते हो ना, टाइम रिलेटेड है। तो सबसे पुराना ऑरोजेनी जो था वो 2.5 बिलियन ईयर्स था, केनोरान या अल्पाइन लार्माइट बोला जाता है। उसके बाद हडसोनियन क्या है? प्रोटोजोइक के स्टार्टिंग के टाइम पे है। उसके बाद ईस्टर्न घाट या ग्रीनविल ऑरोजेनी आ गया। सो देखा जाता है मैक्सिमम फॉल्ट रिलेटेड मिनरलाइजेशन, यूरेनियम मिनरलाइजेशन ग्रीनविल या ईस्टर्न घाट्स ऑरोजेनी इंडियन इक्विवेलेंट में बोला जाता है, उसके साथ ज्यादा लिंक रहता है। एनीवे, तो कोई भी डिफॉर्मेशन होने से क्या होगा? बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखो, ये जहाँ कर्सर घुमा रहा है, ये एक बड़ा सा ग्रेन, इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस में रहेगा। लेकिन जब इसको माइक्रो क्रैकिंग हो जा रहा है, बहुत सारा सरफेस एरिया डेवलप हो रहा है, कितना सारा सरफेशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, है ना। फर्दर और भी माइक्रो क्रैक बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर अवेलेबिलिटी हो गया। आपको याद रखना चाहिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक होस्ट रॉक में, एक वॉल रॉक में जहां से फ्लूइड पास करेगा, उसमें अगर अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन, सो यूरेनियम +6 अगर ऑक्सीडाइज सॉल्यूशन मूव कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेगा? रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेट होने में सहायक हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म से समझना चाहिए, ना कि सल्फाइड है, पाइराइट है, ऐसा इनडायरेक्ट चीज को बारे में बात नहीं करना है। मेन चीज है इलेक्ट्रॉन। सल्फाइड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर, बट सल्फाइड ही सब कुछ नहीं है। मेन चीज है इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी। सो माइक्रो क्रैक्स में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो क्रैक्स इटसेल्फ एक्ट एज रिडक्टेंट। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारा जगह पे देखा हूँ, मैक्सिमम जगह पे मिसकॉन्सेप्शन रहता है, पाइराइट इज रिडक्टेंट। ऑफकोर्स पाइराइट इज अ रिडक्टेंट, बट मेन कारण तो समझना चाहिए। ठीक है, तो ये है मेन कारण। इलेक्ट्रॉन के साथ समझना है बात को, और कुछ नहीं है। नाउ, एक मेटामॉर्फिक रॉक है सपोज। मेटामॉर्फिक रॉक में यूरेनियम या कम क्यों रहते हैं? सेम चीज है, सरफेस एरिया कम हो जाता है ना। देखो, जितना लो ग्रेड है, इसलिए लो ग्रेड सिस्टोस रॉक है, थोड़ा बहुत सिस्टोसिटी
वीक जोन में आएगा, लेकिन जितना प्रोग्रेस करेगा मेटामॉर्फिक ग्रेन बाउंड्री एरिया रिडक्शन होता है ना, सो इवेंचुअली क्या होगा, ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर बनता है। तो एक्चुअली रियलिटी में इफेक्टिव सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस हो गया ना, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाओ। सो जितना हायर ग्रेड में जाओगे ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेबिलिटी का मतलब यूरेनियम को रिडक्शन होने का सिचुएशन कम हो जा रहा है ना। तो ये है मेन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसीलिए मेटामॉर्फिक हाई ग्रेड में तो यूरेनियम का चांस कम होता है। फर्दर अगर मेटामॉर्फिक रॉक बहुत सारा डिफॉर्मेशन से अफेक्टेड हो गया, बहुत सारा फॉल्टिंग हो गया, तब तो फॉल्ट स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट है ना। सो होस्ट स्ट्रक्चर से ज्यादा होस्ट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस भी होता है कभी कभी। जैसे इधर एक सेडिमेंट्री रॉक ही देखो, माइनर स्केल में समझना चाहिए, जैसे कि एक बड़ा स्केल में फॉल्ट दिखा रहा है। फॉल्ट मतलब क्या है, एक प्लेन, बट रियलिटी में प्लेन क्या दिखेगा, इम्परवियस कोई दो प्लेन बन गया क्या, नो, ये जस्ट एक डिफॉर्मेशन जिसको इमेजिनरी एक प्लेन से हम लोग सोचते हैं। ये प्लेन क्या है, काला ब्लैक कलर का जो प्लेन है, ये कुछ नहीं है ना, ये एक्चुअली रियलिटी में इधर है, इसको जूम इन करो, ऐसा है, जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट है एक लाइन के बराबर लिनियर डायरेक्शन में। बट रियलिटी में ऐसा कुछ प्लेन दिख जाएगा क्या, नहीं, जिससे इम्परवियस कुछ प्लेन बन जाए, नो, ये है एक्चुअल फॉल्ट। वो समझने के लिए लाइन देखा जाता है। ऑफ कोर्स ये लिनियर स्टाइल में अलोंग दिस लाइन ये मूवमेंट हुआ, बट ऐसा कोई प्लेन बन जाएगा क्या, जो प्लेन इधर सॉल्यूशन सपोज जा रहा है, ये प्लेन क्या इसको रुकेगा, नो, ये देखो ये है एक्चुअल रियलिटी में प्लेन। तो जब सॉल्यूशन जाएगा, फॉल्ट प्लेन क्या करेगा, बहुत यूजफुल ना, सभी डायरेक्शन में फ्लूइड माइग्रेट करेगा। ये नीचे से फ्लूइड आने के लिए रास्ता बना दिया, फिर फ्लूइड जब नीचे से आएगा, जब प्रॉपर पोरोसिटी परमिएबिलिटी मिलेगा, ये तो परमिएबिलिटी, बट ग्रेन में पोरोसिटी मिलने से ग्रेन के अंदर भी जाएगा ना फ्लूइड, ठीक है। सो देखो जब सेल रहता है, सेल में क्या होता है, सेल इज वेरी मच पोरस बट नॉट दैट मच परमिएबल, है ना। बट सैंड में देखो, सैंड में पोरोसिटी सेल से थोड़ा कम है, लेकिन परमिएबिलिटी बेटर है, तो फ्लूइड बेटर माइग्रेट कर जाता है, इनसाइड में चला जाएगा। तो इसीलिए एपिजेनेटिक मिनरलाइजेशन करेगा ना। एपिजेनेटिक मतलब क्या है, सिंजेनेटिक और एपिजेनेटिक में मतलब समझना चाहिए, जिसमें होस्ट रॉक का एज मिनरलाइजेशन का एज से ज्यादा है, दैट मीन्स मिनरलाइजेशन बाद में हुआ, उसको एपिजेनेटिक बोलते हैं। और सिंजेनेटिक मतलब जब होस्ट रॉक फॉर्मेशन मैकेनिज्म इटसेल्फ इज ए प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन एज वेल। तो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस और होस्ट रॉक फॉर्मेशन सेम बात है। जैसे कि कोयला जब बनता है, कोयला बेड इटसेल्फ तो सेडिमेंट्री रॉक ही है ना, या पेग्माटाइट जब बन रहा है, लिथियम उसी में आ गया ना, पेग्माटाइट जब बन रहा है, लिथियम डिपोजिट भी उसी टाइम बन जा रहा है। तो ये है सिंजेनेटिक। एपिजेनेटिक क्या है, सनस्टोन में कोई भी घुस रहा है, फ्लूइड मूवमेंट होकर फर्दर रिड्यूस हो रहा है ना, सो उसको इवेंचुअली क्या होता है, देखो ये जो फ्रैक्चर हो रहा है ना, स्ट्रेस क्या है, एक वेक्टर है। तो स्ट्रेस का जब इलिप्स बनाते हो ना, तो देखना इनफाइनाइट है ना। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करके क्या करते हैं, मिनिमम 3 एक्सिस में हम लोग दिखा देते, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रियलिटी में एक इलिप्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस होता है ना। पूरा चीज को समझने के लिए मैक्सिमम, मिनिमम एंड इंटरमीडिएट एक्सिस होने से ऑटोमेटिक एक इलिप्स यू कैन ड्रॉ, सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट। बट रियलिटी में क्या है, ये 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, 3 मेन कंपोनेंट जो ओवरऑल एक सिस्टम को मैक्सिमम पॉसिबल डिफाइन कर देता है, ठीक है। बट रियलिटी में क्या है, उससे बहुत सारा अदर पैरामीटर्स रहता है, लेकिन मेजर 3 पैरामीटर जो है वही अगर पूरा चीज को एक्सप्लेन कर देता है 99%, तो वो मेन हो जाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का फंडामेंटल्स। तो सिमिलरली इधर क्या है, जब फ्रैक्चर बन रहा है, तो स्ट्रेस इलिप्स का जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, रियलिटी में क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन, मिनिमम कंप्रेशन और इंटरमीडिएट कंप्रेशन दिखा रहे हो, लेकिन एक इंटरमीडिएट या मैक्सिमम कंप्रेशन को फर्दर उतना उसका अपना स्ट्रेस फील्ड रहता है, वो मैक्सिमम का वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एंगल विद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर प्लेन, तो उसका भी अपना अंदर का बहुत सारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होके अलग अलग डायरेक्शन का क्रैक्स बनाएगा। सो वो माइक्रो क्रैक से भी फ्लूइड माइग्रेट करेगा। सो प्राइमरी पोरोसिटी प्लस माइक्रो क्रैकिंग जो सेकेंडरी परमिएबिलिटी बना रहा है, सो दैट ये टोटल चीज को समझना है।
सो इसीलिए इवन ग्रीनस्टोन बेल्ट में जो गोल्ड मिनरलाइजेशन होता है BIF में, उसमें भी सेम चीज होता है। हम लोगों को अपरेंटली लगता है ठीक है BIF है जो कि फोल्डेड है, बट BIF के अंदर में अच्छी तरह देखने से छोटा छोटा क्वार्ट्ज वेन रहता है, क्वार्ट्ज वेनलेट्स रहता है। वो कैसे बनता है? BIF तो फोल्डिंग हुआ, फोल्डिंग के टाइम पे क्या होता है? फोलिएशन बनता है, अलोंग फोलिएशन फ्लूइड मूवमेंट होता है, और मोर ओवर कभी कभी क्या होता है? रिएक्टिवेशन भी होता है। तो रिएक्टिवेशन होके ओवरऑल फ्लूइड मूवमेंट हो जाता है, तो वो फ्लूइड आके इवेंचुअली जगह को ले लेता है। सिमिलरली इसके बाद देखो शेल, कोई भी सेल में हम लोग रेड सेल, ग्रे सेल देखते हो ना। सो जनरली रेड सेल क्या है? ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, अगर क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आपको पता होगा। अगर कोई सिस्टम क्लोज सिस्टम है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इज क्लोज्ड, मतलब फिक्स्ड है, बाहर से और कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। जैसे कि कोई फ्रैक्चर जोन में है, फ्लूइड आ रहा है नीचे से, ऊपर से सील है सपोज, तब क्या होगा? डीपर पार्ट में सेल में क्या, एक्चुअली रिड्यूसिंग सेल तो ग्रे रहेगा, लेकिन उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फ्लूइड अगर आएगा, हाँ, तो वो क्या करेगा? ग्रे को रेड कर देगा, और खुद यूरेनियम +4 में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। ये देखो, ये ऑक्सीडाइज्ड फ्लूइड आ रहा है। इधर बाहर का और इलेक्ट्रॉन को मत सोचो, गिव एंड टेक पॉलिसी है। अगर टोटल बाहर का ओपन सिस्टम है, जब जहां पे रेड सेल ओपन है ऑक्सीडाइज, उसमें फर्दर और कुछ नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी टोटली ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। इधर उधर ओपन सिस्टम में क्या, बाहर का अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन तो अक्सर होता है। तो उस टाइप का सिचुएशन को मत सोचो अभी के लिए। अभी नाउ इधर को सोचो, क्लोज सिस्टम में यूरेनियम +6 आ रहा है सॉल्यूशन के साथ, ऑक्सीडाइज सॉल्यूशन, ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। सो इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है ग्रे शेल में, वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसमें इंटरेक्ट कर रहा है, देखो फ्लूइड आके इंटरेक्ट कर रहा है। नाउ क्या होगा? यूरेनियम बहुत सारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और कुछ कुछ जगह पे ऑफकोर्स रिडक्शन नहीं हो पाए, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, वो तो रिड्यूसिंग स्पॉट होके रह जाएगा। इसीलिए रेड सेल में बहुत सारा जगह पे रिडक्शन स्पॉट्स मिलता है ना, जो व्हाइट स्पॉट, ग्रे कलर का थोड़ा थोड़ा पैच मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन स्पॉट्स। एंड वो रेड कलर का शेल में कभी कभी यूरेनियम भी रहता है +4, इसीलिए ये प्रोसेस से होता है। रिमेनिंग U+6 निकल जाएगा, तो इसके इसमें ज्यादा यूरेनियम था, ये इंटरेक्ट किया, ये इसको लाल कर दिया, फर्दर यूरेनियम बाहर निकल गया। सो ये है क्लोज सिस्टम। लेकिन आप जब ओपन सिस्टम में रेड सेल को देखोगे, वो इवेंचुअली टोटली ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये U4 उसमें नहीं रहेगा। इसके बाद इसके ये U4 क्या करेगा? U4 अगेन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका ओपन कंडीशन में अगर प्रॉपर प्रिजर्वेशन पोटेंशियल ना मिले, तो इवेंचुअली इट विल गो अवे अगेन ऑक्सीडाइज्ड होके। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन को आपको समझना बहुत जरूरी है। सो पाइराइट या कोई भी चीज हो, दे आर एक्ट एज रिडक्टेंट, बट एक्चुअल ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिंपल इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी से मतलब है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।